वहां पे प्राइवेट सेक्टर पूरी इकोनॉमी को बेच खाएंगे, तो इसका रेगुलेशन तो भाई एक सरकारी कंपनी के हाथ में रहना चाहिए। ये वर्ल्ड व्यू इंडिया में भी पहुंचा, और आप देखोगे कि इंडिया में भी 1949 में हमारा देश जब आजाद हो गया, आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया, और ये आज तक नेशनलाइज है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपने कभी सुना है कि अच्छा जब इस बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ ना आरबीआई का 1949 में, उसके बाद इसने टेक्निकली पैसों के डिपॉजिट लेने बंद कर दिए। पहले नॉर्मल बैंक की तरह काम कर रही थी, अब चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक सेंट्रल बैंकर की तरह बनाया गया था, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट भी थी, रेगुलेट भी करेगी बाकी बैंकों को, तो जो नॉर्मल बैंकिंग वाले काम थे इसने छोड़ दिए, रेगुलेशन वाले काम इसको पकड़ने थे, तो इसको नेशनलाइज किया गया 1949 में, और इसको बड़े कॉम्प्लेक्स प्रकार के काम दिए गए जो कि इसके प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। प्रीएम्बल अगर आप पढ़ोगे तो क्या है आरबीआई का, to regulate the issue of banknotes and keeping the reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to meet price stability while keeping in mind the objective of growth। अभी 1949 का जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन एक्ट था उससे बोल दिया कि भैया बैंक नोट को देखना, ठीक है, सरकार के रिजर्व्स को देखना, देश के मॉनेटरी स्टेबिलिटी को देखना, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखना, और प्राइस स्टेबिलिटी यानी महंगाई को कंट्रोल में रखना। इतने सारे काम तो इस प्रीएम्बल के थ्रू ही दे दिए गए आरबीआई को। तो अब हम यहाँ पे धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई का एक एक काम क्या है। एक एक काम मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ पहले समझा चुका हूँ, बस एक छोटा सा रिवीजन जरूर। सब कुछ पहले समझा चुका हूँ मतलब इस बुक में नहीं, मेरे एडिटोरियल्स में और जो मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स होते हैं डेली की बेसिस पे, वहाँ हम लोग अक्सर कर आरबीआई के कामों के बारे में बात करते हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। सबसे पहले बात की जाए आरबीआई एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। देखिए सीधी बात है कि आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, और इस प्राइस स्टेबिलिटी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैनेज करना, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, कुल मिला के देखिए पैसों की सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ा के और घटा के, ये जो आपका आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करता है। ये मैंने एक फैसेट बताया आपको। वैसे तो आरबीआई के कामों में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, वो चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, सब कुछ अभी आगे आएगा। लेकिन एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी देना। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब महंगाई को एक लिमिट से ज्यादा मत बढ़ने देना। महंगाई को आप एक लिमिट से ज्यादा कब नहीं बढ़ने दोगे, जब ओवरऑल पैसे के क्वांटम को आप इकोनॉमी में कंट्रोल कर सको। और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से कंट्रोल में करता है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब अभी आगे आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एज अ करेंसी अथॉरिटी, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का काम है नई करेंसीज को इशू करना, नए करेंसी नोट्स और कॉइन्स को इशू करना। सिर्फ एक रुपए का जो कॉइन होता है और करेंसी होती है, इसको इशू करते ही फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपए की कॉइन और करेंसी को इशू करना काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। बाकी जितने भी नोट और कॉइन्स आपके सर्कुलेशन में है उनको कौन इशू करता है, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। सिग्नेचर किसका होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का, ठीक है भाई। तो करेंसी अथॉरिटी हो गई। फिर तीसरी चीजें होगी, अच्छा एक और चीज, वो करेंसी जो कि सर्कुलेशन के लिए फिट नहीं है, मान लो कोई नोट है फट गया है, सिक्का बगल से टूट गया है, तो ऐसी करेंसी को सर्कुलेशन से बाहर ले जाना वो भी आरबीआई करता है। प्लस जाली नोट के सर्कुलेशन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने अलग अलग जितने भी बैंक है, ठीक है ना, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन सब के ऑफिसर को स्ट्रिक्ट निर्देश है, आपके सामने कोई जाली नोट आ जाए तो उसको जमा कर लीजिए, आपके सामने कोई फटा हुआ नोट आ जाए तो आप उसको सबमिट कर लीजिए, उसके बजाय कस्टमर को एक नया नोट दे दीजिए अगर वो ओरिजिनल हो तो, ताकि उस फटे नोट को रिप्लेस किया जा सके। मतलब पुरानी करेंसी को रिप्लेस करते रहना यूजेबल करेंसी के साथ, ये भी आपका आरबीआई का काम है, ठीक है भाई। तो ओवरऑल क्वालिटी करेंसी और कॉइन्स एडिक्वेट सप्लाई में रहे, दिस इज द वर्क ऑफ आरबीआई। तीसरा है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। भैया बैंकिंग ऑपरेशन के ब्रॉड पैरामीटर्स को देखना, ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब जनता का जो कॉन्फिडेंस सिस्टम में वो बचा रहे, कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना जनता को, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करना, ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। ये भी भाई आपका किसका काम है, आरबीआई का काम है। नेक्स्ट, आरबीआई इज द मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है भाई। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट करना, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना, ठीक है ना। फॉरेक्स रिजर्व्स आपको पता ही है हमारे भारत सरकार के, ये भी आपके आरबीआई की कस्टडी के अंदर ही रहता है। पैसों से रिलेटेड सारा काम आरबीआई की कस्टडी के अंदर रहता है। जब भी कोई एफडीआई आती है भारत के अंदर बाहर से, तो उस
वो एफडीआई आती है एक्चुअली में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो वो फॉरेक्स आरबीआई के पास आ जाएगा और आरबीआई उसके इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी पंप इन करके आपके उस कंपनी को दे देगी। तो मान लो कल के डेट में क्या हुआ, टेक्निकली क्या हुआ कि फेसबुक ने रिलायंस में 9.99% की शेयर खरीदे, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए आया, ठीक है, वो कुछ यूएस डॉलर्स में आया हुआ, तो वो यूएस डॉलर्स आरबीआई ने अपने पास रख दी और उसकी इक्विवेलेंट जो आईएनआर मनी थी वो निकाल के किसको दे दी, जियो को दे दी। तो ये काम होता है, मतलब इस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना देश के अंदर, वो भी काम होता है किसका, आरबीआई का। प्लस आरबीआई हमारी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वर्ल्ड बैंक में, दुनिया भर की जो भी इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसीज है वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं आरबीआई के ऑफिशियल्स, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, एक्सटर्नल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करवाना, एक प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में डेवलप करना, ये सब आपका आरबीआई का काम है। फिर रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, तो भैया ओवरऑल एफिशिएंट और सेफ मोड्स ऑफ पेमेंट को इंट्रोड्यूस करना, उनको लगातार अपग्रेडेट करते रहना, और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे। अभी आप बोलोगे सर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्या है, तो नेफ्ट हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई हो गया, आपका आरटीजीएस हो गया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये सब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से इंडिया में एफिशिएंटली परफॉर्म करें ताकि लोगों का इसमें भरोसा बना रह सके, ये भी काम है आरबीआई का। फिर अगला है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड बैंक्स ऑल्सो नोन एज रिलेटेड फंक्शंस। देखिए भैया, तो आपको समझना पड़ेगा आरबीआई मर्चेंट बैंकिंग भी करता है केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए, ये बैंकर्स की तरह भी एक्ट करता है, ये बैंकिंग अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के, चाहे वो डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो। अभी इसका क्या मतलब है, इसके देखिए बहुत से मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा उधार पे लेना है रेपो रेट पे, तो कौन देगा, आरबीआई देगा। अगर किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे घुमाऊं मार्केट में, तो वो रिवर्स रेपो के रेट पे आरबीआई को दे देगा। तो आरबीआई यहाँ पे बैंकर की तरह काम कर रहा है, डिपॉजिट्स दे भी रहा है और डिपॉजिट्स ले भी रहा है, ठीक है। फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये भी कुछ हद तक आरबीआई करता है। देखिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के जो अकाउंट्स है ना, उनका रेगुलर ऑडिट करवाना, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सारे नॉर्म्स को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, मतलब सीआरआर को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, एसएलआर को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, रेपो रिवर्स रेपो को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें चेक करना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, ये भी काम है आपका आरबीआई का। इनफैक्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो कैश रिजर्व रेशियो जमा करते हैं ना, वो तो पूरा का पूरा आरबीआई के पास रहता है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व रेशियो पूरा का पूरा कहाँ आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आता है। तो कुल मिला के बहुत सारे बैंकिंग अकाउंट्स आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के, डोमेस्टिक, फॉरेन, पब्लिक, प्राइवेट के, वो आरबीआई अपने चेक के अंदर रखता है ताकि रेगुलरली उनको ऑडिट कर सके और देख सके कि ओवरऑल भाई कहीं नॉर्म्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं। और तीसरा, आरबीआई यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग कैसे करता है, ये समझना थोड़ा सा अलग है। देखिए आरबीआई यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग का काम केंद्र सरकार के लिए भी करता है, राज्य की सरकारों के लिए भी करता है और बैंकों के लिए भी करता है। व्हाट इज मर्चेंट बैंकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं किसी बैंक से पैसा ले लूं या फिर कोई मर्चेंट बैंक, मान लो मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है ना, और मेरी कंपनी के पास कैश क्रंच है और मान लो मुझे एकदम से 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैं किसी बैंक के पास गया, उस बैंक ने बोला कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं आपको देने के लिए, लेकिन हम एक दूसरी बैंक जानते हैं जो आपको पैसा दे सकती है। तो जिस बैंक के पास मैं गया पैसे की मदद मांगने और उन्होंने बोला कि हम दूसरी बैंक से आपको पैसा दिलवा देंगे, ये काम क्या हो गया, मर्चेंट बैंकिंग का काम हो गया। मर्चेंट बैंकिंग मतलब आप बीच के मर्चेंट की तरह काम कर रहे हो, आप खुद अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हो, आप किसी और से दिलवा रहे हो। तो ये काम आरबीआई करती है राज्य की सरकारों के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, बाकी बैंकों के लिए। तो अगर केंद्र की सरकार को पैसा चाहिए तो उसके लिए पैसा छाप के उसको पैसा देना या किसी दूसरी जगह से उसको पैसा दिलाना, राज्य की सरकारों के लिए भी काम करना और बैंकों के लिए भी काम करना। बैंकों के पास कभी कभी एसएलआर की कमी पड़ जाती है एनडीटीएल के हिसाब से, तो किसी बैंक के पास अगर सरप्लस मनी है तो उससे बोल दो कि भाई तुम इतने इंटरेस्ट रेट पे इसको दे दो ताकि उसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स फुलफिल्ड रहें। ये सब काम है किसके, आरबीआई के। तो आरबीआई यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करती है, समझ गए, मतलब दूसरे के लिए पैसों का फैसिलिटेशन करना, पैसों का जुगाड़ करना, ये भी काम है आपका आरबीआई का। फिर बात करते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस की। आरबीआई ने बहुत सारे डेवलपमेंटल फंक्शंस भी अपने ऊपर टेकअप किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बहुत सारे डेवलपमेंटल बैंक सेटअप किए हैं, जैसे हो गया आपका आईडीबीआई, सिडबी, नाबार्ड, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक, एनएचबी। अब पहले तो इन सब की ओनरशिप ज्यादातर किसके पास थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। धीरे धीरे करके ये देखा गया है
कि इनकी ओनरशिप सरकार को दे दी गई, केंद्र की सरकार को दे दी गई। अब आरबीआई के पास इनकी ओनरशिप नहीं है, केंद्र की सरकार के पास ओनरशिप। आप बोलोगे कि सर आरबीआई से ओनरशिप ले क्यों ली? देखिए होता ये है ना कि आरबीआई के पास इन पर्टिकुलर बॉडीज की अगर हैंडलिंग हो तो आरबीआई बहुत ताकतवर हो जाती है। पहले क्या होता था कि अक्सर आरबीआई के केंद्र की सरकार के साथ बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? उसका रीजन ये था कि आरबीआई में एक गवर्नर होता था और जो गवर्नर बोल देता था वही होता था। अब आरबीआई में पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई, तो आरबीआई का गवर्नर अकेले कुछ नहीं कर सकता था। अगर याद हो आपको, रघुराम राजन जब थे आपके गवर्नर, तो कई बार ऐसा होता था कि केंद्र की सरकार चाहती थी कि आरबीआई ये करे मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, और आरबीआई वो करती नहीं थी। आरबीआई का कुछ अपना अलग ही स्टैंड होता था। तो इसको देख के, अच्छा एक और बात है, अगर मान लीजिए आरबीआई में गवर्नर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ओवरऑल उससे मॉनेटरी पॉलिसी पूरे देश की सफर होगी। इसलिए सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनवाई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगी जो कि कंबाइंड तरीके से डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी होगी और ओवरऑल 5-6 दिमाग इकट्ठे लगेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, तो जब 6 दिमाग इकट्ठे लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है चीजें ज्यादा एफिशिएंट तरीके से होगी। तो उस 6 मेंबर में से 3 आरबीआई के हैं, 3 सरकार के नॉमिनेटेड हैं, तो सरकार की भी वहां पे जो बात है वो पूरी कर दी जाएगी। पहले आरबीआई गवर्नर बातें सुनता नहीं था। अब इसी में चर्च में हुआ कि जो एनएचबी है, एक्सिम बैंक है, सिडबी है, नबार्ड है, ये सब भी अगर आरबीआई के अंदर आ जाएंगे तो आरबीआई के पास ताकत ज्यादा हो जाएगी। फिर अगर इन बॉडीज के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को कुछ करना है तो गवर्नमेंट को आरबीआई को बताना पड़ेगा। अब आरबीआई का पहले गवर्नर नहीं मानता था, बाद में हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मानने को मना कर दे। तो अब गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर बॉडीज की ओनरशिप आरबीआई से अपने पास ले ली, ताकि इन पर्टिकुलर बॉडीज के रिस्पेक्ट में कोई डिसीजन लेना हो तो सरकार सीधे सीधे ले सके, आरबीआई के थ्रू न जाना पड़े। और मैं आपको बता दूं, आरबीआई की ओनरशिप सरकार के पास है, ठीक है ना। तो समझिए कुछ सीन ऐसा था कि भाई ये है सरकार, गवर्नमेंट, इसके नीचे ओनरशिप आरबीआई की और इसके नीचे अलग अलग बॉडीज। अलग अलग बॉडीज की ओनरशिप सीधे सरकार के पास नहीं थी। तो इन बॉडीज में कुछ करना है तो गवर्नमेंट सीधे इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, आरबीआई को पहले इंस्ट्रक्शन देगी। और आरबीआई ने कोई रोड़ा लगा दिया, सारी मीडिया कवरेज तो गवर्नमेंट कुछ काम से कर नहीं पाई। अब गवर्नमेंट सीधे सीधे इन ऑर्गेनाइजेशंस में चीजें बदल सकती है। रीजन में गवर्नमेंट यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशंस की ओनरशिप ले रही। फिर अगर आप देखो तो आरबीआई अभी के लिए आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिस है इंडिया में, ज्यादातर स्टेट के कैपिटल्स में। वो गवर्न किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी हैं आरबीआई में, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी, उसमें घुसने की जरूरत है। आरबीआई की कुछ सब्सिडरीज भी हैं, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज हैं अभी के लिए आरबीआई की 4। कौन कौन सी? एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपने बैंक में पैसा डाला है तो आपको 5 लाख तक का अमाउंट इंश्योर्ड है। फिर एक है भारतीय, वो इंश्योरेंस कौन देता है? डीआईसीजीसी देता है, ठीक है। फिर अगला है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई के अंदर। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई के अंदर। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये भी आरबीआई के अंदर। प्लस यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो तो आरबीआई ने पहले अभी एक न्यू फाइनेंशियल ईयर यूज किया। देखिए पहले जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता था वो होता था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। ये चीज कब तक चली? 1940 तक। 1940 के बाद आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर चुना वो चुना जुलाई से जून का, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून का, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। लेकिन आपको पता है कि सरकार कौन से फाइनेंशियल ईयर को इस्तेमाल करती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हुआ ये कि ओवरऑल ये जो बिमल जयलाल कमेटी बनी थी आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019 के चलते, ठीक है ना, उसमें बिमल जयलाल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भाई आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका सरकार के फाइनेंशियल ईयर के बराबर आ जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि फरवरी 2020 से डिसाइड किया आरबीआई ने कि जो जुलाई जून का फाइनेंशियल ईयर वो फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो ना करके अप्रैल मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर ही वो फॉलो करेंगे, जो कि आपकी सरकार भी फॉलो करती है। तो अब सरकार का भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है और आरबीआई का भी फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। जुलाई से जून वाला फाइनेंशियल ईयर अब आरबीआई ने यहाँ पे छोड़ दिया। 1940 से चल रहा था जुलाई से जून वाला, और 1940 से पहले क्या चल रहा था? जनवरी से दिसंबर वाला। तो ये पूरी की पूरी न्यूज है दोस्तों। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और यहाँ जोड़ दी गई है, ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। आरबीआई रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल मैं आपको क्यों नहीं समझा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपको आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल को समझना पड़ेगा। और आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल में बहुत प्रकार की चीजें आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में जाओगे तो वहाँ पे आपको रिस्क असेसमेंट दिखेगा। तो वहाँ मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कंटिजेंट रिस्क, फिर भाई मार्केट रिस्क में भी उसकी रिस्क मेथोडोलॉजी, फिर आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल
अगर आप फ्रेमवर्क में घुसते हो तो वहाँ पे कंटिजेंसी फंड, एसेट डेवलपमेंट फंड, कंटिजेंट रिस्क बफर, रिवैल्यूएशन एसेट्स में प्रोविजनिंग, इकोनॉमिक रिस्क, तो बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। कुल मिला के इतना घुसने की जरूरत नहीं है रिजर्व्स और सरप्लस कैपिटल को लेके। असल में चूंकि आरबीआई की ओनरशिप केंद्र सरकार के पास है, तो आरबीआई जो भी पैसा कमा रही है वो कुल मिला के किसके पास पहुंचना चाहिए? सरकार के पास पहुंचना चाहिए। उसके लिए रिसेंटली आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लेके एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी 2019 में विमल जारान जी के द्वारा, और उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए। उन रिकमेंडेशन को चल के आरबीआई के जो बहुत सारे एक्स्ट्रा रिजर्व्स थे, जो प्रॉफिट था, वो एक्चुअली सरकार को ट्रांसफर किया जा रहा था। ये चीज कहीं ना कहीं उस समय के जो आरबीआई गवर्नर थे उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो उनको हटा दिया गया, की जगह दूसरे गवर्नर को बैठा दिया गया, और ओवरऑल कुछ मेजर चेंजेस किए गए, जहाँ पे किस प्रकार से जो आरबीआई का सरप्लस कैपिटल है वो सरकार के पास ट्रांसफर किया जाएगा, इसकी ओवरऑल आउटलाइन डिसाइड की गई। उतना डिटेल में आपको घुसने की जरूरत है नहीं, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग इट। ये आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं, आप मेरे लगातार करंट अफेयर्स और एडिटोरियल देखते रहिए, वहां पे मैं चीजें काम भर के आपको समझाता चलता हूँ। बहुत डिटेल में घुस के आपको थेसिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, दिमाग खराब होगा अलग, और वो किसी काम का है नहीं। जो भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इकोनॉमिक, वो करंट अफेयर से रिलेट करिए, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे आरबीआई के बारे में जो डिस्कशन है वो हमने खत्म किया है। मॉनेटरी पॉलिसी को मैं टेकअप करूंगा अगली वीडियो में। मॉनेटरी पॉलिसी में कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो, इन सबको देखेंगे। एमएसएफ, रिवर्स रेपो, उसके बाद जो दूसरे टूल्स होते हैं आरबीआई की, जैसे कॉल मनी मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी स्कीम, बेस रेट, ये सब देख के जल्दी खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग सब वीडियो को शेयर करिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए। ज्वाइन बटन से मुझे काफी हेल्प मिल जाती है, दैट्स व्हाई इफ यू कैन प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। यार सिंसे मैं इतने लोगों का फॉलो करता हूँ। आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स। ऐड भाई बड़े रहस्य की बात है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में कितने प्रकार के मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस के अंदर कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सरकार इस्तेमाल करती है हमारे देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क किस प्रकार से काम करता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगा, लगभग 20-20 मिनट की कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी। यहाँ पे टॉपिक वाइज में थोड़ा सेग्रीगेट करूंगा, रीजन भी कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बता दूं, शुरू करने से पहले कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो, उसके बाद अगर आप बात करो तो बेस रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कॉल मनी मार्केट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इन सब चीज़ों को मैंने एडिटोरियल में समझाया और इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई है। तो ये कीवर्ड्स मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगी, और वो एक्स्ट्रा वीडियोस ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उनको मैंने इंडिविजुअली बना रखा है, बहुत डिटेल में चीज़ें समझा रखी हैं। यहाँ पे भी मैं समझाऊंगा नो डाउट, बट जो मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हैं वो किसी एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट को लेकर डिटेल में इंफॉर्मेशन समझाई थी, तो वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा यूजफुल होंगी। आप उनको जरूर से देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको सही लगे तो। ओके, बताना मेरा धर्म था, बाकी आपकी मर्जी, आप देखो चाहे ना देखो। तो भाई अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आरबीआई है भैया हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। एक डायनामिक और सेंसिटिव फंक्शन है भाई हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, आप समझ, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो मतलब एक बड़े लेवल पे, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। अभी पूरे इकोनॉमी की महंगाई को कंट्रोल करना है तो माइक्रो तो है नहीं, वो मैक्रो ही है, ठीक है ना भाई। तो रेगुलेटिंग द साइज एंड कॉस्ट ऑफ फंड ऑब्लिक मनी इन द इकोनॉमिक सिस्टम, तो भैया इकोनॉमिक सिस्टम के साइज को मेंटेन करना और उसमें कितना पैसा बह रहा है और उस पैसे को उधार पे लेने की क्या कॉस्ट है, इस चीज को रेगुलेट करना। अब अगर आप देखो तो पहले क्या होता था कि मॉनेटरी पॉलिसी के चलते जो भी अनाउंसमेंट होते थे, कैसे अनाउंसमेंट, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी
अनाउंस होती थी तो क्या अनाउंस होता भाई, रेपो रेट इतना, रिवर्स रेपो इतना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इतना, तो ये सब चीजें अनाउंस होती, कैश रिजर्व रेशियो इतना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इतना। तो पहले ये 1 साल में 2 बार अनाउंस होती थी, यानी हर 6 महीने में 1 बार। अब ये हर 2 महीने पे अनाउंस होती है। समझ की बात को, अब ये हर 2 महीने पे अनाउंस करती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे भी वीडियो बनाई है। आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, लगभग 10 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई है। उस समय पे टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में था, रीजन भी बहुत लंबे समय से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। तो ओवरऑल आरबीआई की कमेटी ऑफिशियली मीट ही नहीं कर पा रही, तो सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो सरकार ने इमरजेंसी बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बारे में बताया। मैं उनके रेफरेंसेस यहाँ पे इंटेंशनली नहीं दे रहा हूँ। देखो, जिसको देखना होगा वो सर्च मार के देख लेगा, जिसको नहीं देखा है, आलस कर रहा है, वो नहीं देखेगा, बताना मेरा काम है। तो अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी कब? 2016 में बनी। ओके, इसका काम क्या था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी को वैल्यू देना, ट्रांसपेरेंसी देना। पहले जो डिसीजंस अकेले आरबीआई का गवर्नर लिया करता था, तब पूरी की पूरी एक कमेटी मिलकर लेगी। और ये कमेटी क्या करेगी? इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर टारगेटिंग इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, महंगाई को हमारी इकोनॉमी में कम करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसको? इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ओके, और स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक साल में मिनिमम कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलेगी? तो कम से कम 4 बार मिलेगी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई नॉमिनेट करता है और 3 आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई की, जिसमें एक है गवर्नर। तो भाई गवर्नर चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। फिर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो इंचार्ज डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई का, वो भी इसका मेंबर होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। और आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड एक आरबीआई के ऑफिसर को अपॉइंट करेगी इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। तो 3 ऑफिसर्स किसने अपॉइंट किए? आरबीआई ने। और 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट को सरकार अपॉइंट करती है। तो सरकार ने 3 अपॉइंट किए, 3 आरबीआई की तरफ से आए, जिसमें से एक आपके आरबीआई के गवर्नर होंगे, जो कि अभी के लिए शक्तिकांत दास है। हालांकि नाम अवॉइड करना, चूंकि इन वीडियोस को आगे आने वाले 2-3 सालों में भी लोग देखेंगे, तो हो सकता है उस समय पे आरबीआई गवर्नर आपके बदल चुके हों। तो आप चेक